नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का बताया सशक्त प्रतीक। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाई हरी झंडी। एनडीए सरकार में बीते 11 साल के सुशासन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर विचार किए साझा। कहा, सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित रहा सरकार का हर कदम। 11 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी मोदी सरकार। 9 जून से देश भर में केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी 11 सालों के कामकाज का करेंगे लेखा जोखा पेश। बेंगलुरु भगदड़ मामला पहुंचा कर्नाटक हाईकोर्ट। भाजपा ने हादसे के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का मांगा इस्तीफा। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली नरसिम्हाचलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को किया ढेर। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर एक्शन जारी है। गुरुवार को नेशनल पार्क के जंगलों में फिर एक बड़ी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सीसी मेंबर नरसिम्हाचलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को ढेर कर दिया। सुधाकर नक्सलियों के शिक्षा विभाग का इंचार्ज था और इस पर 1 करोड़ का इनाम था। इससे पहले 21 मई को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के चीफ को 1 करोड़ का इनामी नामबाला केशव राव उर्फ बशव राजू उर्फ गगन्ना को मार गिराया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता सोमेश पटेल से। सोमेश, कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि साफ तौर पर 1 करोड़ का नक्सली यहां पर मारा गया है। ऐसे में कितनी बड़ी ये कामयाबी वहां के प्रशासन के लिए है और इससे अब कितनी बड़ी जो चोट है वो नक्सलवाद पर मिलती हुई नजर आएगी? जी, मैं जरूर बताना चाहूंगा। सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में, जिसमें सुरक्षा बलों की सूचना मिली थी कि जो मोस्ट वांटेड नकली है सुधाकर, जो वहां पर छिपा हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद उस इलाके में सुरक्षा बलों नकलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सीसी मेंबर सुधाकर, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का मोस्ट वांटेड नकली था, जिसे सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर पे मार गिराया है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा 21 मई को जो वसव राजू है, मोस्ट वांटेड नकली ये भी था, नक्सलियों का कमांडर था, इसके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले भी उसे इनकाउंटर पे मार गिराया था। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि लगातार सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में, जो नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता था, उस इलाके में घुसकर ताबड़तोड़ इनकाउंटर भी कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर बड़ी सफलता भी मिल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि आंकड़ों की भी अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 महीनों में सुरक्षा बलों ने 425 नक्सलियों को इनकाउंटर पे मार गिराया है। 1400 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से बस्तर जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था, जिसमें दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, इस इलाके में नक्सली कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी की खबर बताते रहते थे। उस इलाके में अब सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। आज सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिल रही है कि जिस तरह से आज जो बीजापुर का इलाका है, इस इलाके में जो नेशनल पार्क इलाका है, इस इलाके में सुधाकर जो सीसी मेंबर था, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसे इनकाउंटर पे मार गिराया है और सुरक्षा बलों को आज बड़ी सफलता मिली है। जी, ऐसे में सोमेश, आगे की अब रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत वहां का जो प्रशासन है वो नजर आ रहा है। ऐसे में अब आगे की कड़ी में और क्या हो सकता है, क्योंकि इसके तार और भी नक्सलवाद जो नक्सली हैं उससे जुड़े हो सकते हैं, तो वहां पर अब किस तरह की चोट पहुंचाने के लिए कार्रवाई को तेज किया गया है? आपने देखा होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार बस्तर के कोर इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों को एक लगातार, जिस तरह से आपने देखा होगा, चाहे पिछले महीने की बात करूं, पिछले महीने में भी सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली थी। जो कारीगुट्टी की जो पहाड़ी इस इलाके में सुरक्षा बलों ने
30 नक्सलियों के इनकाउंटर पे मार गिराया था। अब फिर से वहां पर जो इलाका सबसे नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता था, जो बीजापुर तेलंगाना की सीमा से जुड़ा हुआ था, और आज जो ये मुठभेड़ जो चल रहा है सुबह से ही, जो सुरक्षा बल के जवान जो बीजापुर का इलाका नेशनल पार्क का इलाका है, सबसे घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था, इस इलाके में भी मुठभेड़ सुबह से चल रही थी, जिसमें आज सुधाकर को सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर पे मार गिराया है। दूसरी तरफ आपने साफ तौर पे देखा होगा कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जिसके बाद बस्तर के इलाके में सुरक्षा बल लगातार घुसकर नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर इनकाउंटर कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। दूसरा, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जो नक्सलियों का सबसे सेफ जोन माना जाता था अबुझमाड़ इलाके में भी सुरक्षा बल के जवान लगातार उस इलाके में घुसकर नक्सलियों के इलाके में घुसकर उनका इनकाउंटर कर रहे हैं। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, नक्सली कभी नहीं चाहते कि बस्तर का विकास हो, नक्सली कभी नहीं चाहते कि बस्तर में सड़क बने, पुल पुलिया बने, इंटरनेट कनेक्टिविटी आए। तो कहीं ना कहीं नक्सली ये उस इलाके में विकास नहीं चाहते थे। लेकिन अब जिस तरह से पिछले 15 महीने में जिस तरह से 400 से 425 नक्सलियों का इनकाउंटर पे मार गिराया है सुरक्षा बलों ने, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो नक्सल प्रभावित इलाका है, इस इलाके में लगातार विकास भी करें, तमाम योजना भी इस इलाके में लाई जा रही है, चाहे नियत निलार योजना हो, पुनर्वास नीति हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम उस नक्सल प्रभावित इलाकों में इस योजना को भी लाई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की बात कही गई है, तो ये जो मोस्ट वांटेड नक्सली थे, जिस तरह से आज इनकाउंटर पे मारा गया, तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात देख सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर तमाम यहाँ पर एक्शन जो है वो प्रशासन की तरफ से नजर आ रहा है, इसीलिए ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं कमर तोड़ने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारियां हमसे यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर अब सरकार सजग है और इसीलिए प्रशासन लगातार एक्शन फॉर्म में यहाँ पर नजर आ रहा है, और यही एक्शन है जो उसकी कमर तोड़ने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। इसीलिए आज 1 करोड़ का नक्सली मारा गया है। आने वाले समय में और भी ज्यादा इसमें बड़े इजाफे देखने को मिल सकते हैं और इस पर बड़ी जो कार्रवाई है वो करता हुआ प्रशासन यहां पर नजर आ सकता है। तो छत्तीसगढ़ से ये खबर हम आपको दिखा रहे थे और अगली खबर का आप रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक विशेष वृक्षारोपण पहल का नेतृत्व किया। ये पर्यावरण संरक्षण और हरित गतिशीलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया और ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला को फिर से वनों से परिपूर्ण करना है। और ये परियोजना दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य वनीकरण, पुनर्वनीकरण और जल निकायों के जीर्णोद्धार के माध्यम से अरावली और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु अनुकूलता में सुधार करना भी है। ये परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करते हुए फायदा भी पहुंचाएगी। और वहीं प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। और ये न केवल स्वच्छता और स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगा, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति राष्ट्र के सामूहिक दायित्व का भी प्रतीक होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी साझा की और लिखा कि दिल्ली सरकार की पहल के तहत इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका उद्देश्य सतत विकास और स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त इससे दिल्ली के लोगों के लिए जीवन की सुगमता में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया कच्छ यात्रा के दौरान 1971 के युद्ध में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाली महिलाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें सिंदूर के पौधे भेंट किए थे। प्रधानमंत्री इस भाव से बहुत अभिभूत हुए और उन्होंने कहा कि वे अपने आवास पर सिंदूर के पौधे
लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस बारे में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए बताया कि 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर उन्हें यह सिंदूर का पौधा भेंट किया था। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर उस पौधे को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य की बात बताते हुए इसे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक भी बताया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कदम एक तरफ जहां पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा देता है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की वीरांगनाओं के योगदान को याद करने और सम्मान देने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी देता है। और वहीं प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वीडियो भी शेयर किया। लिखा है कि आइए हम अपने ग्रह की रक्षा करने और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपने प्रयासों को और गहरा करें। मैं उन सभी लोगों की भी सराहना करता हूं जो हमारे पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया। मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। एक बार फिर सभी को पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। मैं छोटी थी तब मोबाइल में सिर्फ फोन आते थे। आज मेरी स्कॉलरशिप भी आते हैं, अप्पा के किसान सम्मान के पैसे भी आते हैं, अम्मा के सखी मंडल के पैसा भी मोबाइल से ही आते हैं। इस डिजिटल भारत ने बचपन से ही डीबीटी और यूपीआई देखा है। यही नया भारत बड़ा होकर बनाएगा विकसित भारत। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर स्कूल शिक्षा
एवं साक्षरता विभाग ने आज नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की। यह अभियान स्कूलों के नेतृत्व में सतत भविष्य की एक पहल है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान पर तैयार किए गए मॉड्यूल्स को लॉन्च किया। साथ ही इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत देश भर के स्कूलों में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। मेरे को बताया गया शिक्षण संस्थानों की पहल से लगभग 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस बार और पिछले बार देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। उनमें से 5% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रही, विशेष करके स्कूल एजुकेशन की रही। इस बार मित्रों लक्ष्य देश भर में बड़ा हो, लेकिन स्कूल डिपार्टमेंट 10 करोड़ पेड़ लगाने के लिए मुहिम लिया है। मैं आपको शुभेच्छा देता हूं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम एक नई योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की प्रत्येक नदी को स्वच्छ करना का काम करेगी और स्वच्छ गंगा अभियान के तहत इसमें और प्रगति आएगी। आज मां गंगा के अवतरण का दिवस भी है, इसलिए गंगा दशहरा और सरयू महोत्सव के इस आयोजन के साथ आपको बधाई देता हूं। आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम कवि महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में 1 से 7 जुलाई तक राज्य में पर्यावरण संरक्षण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई योजना एक पेड़ मां के नाम के लिए भी काम किया जाएगा। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के नेतृत्व में प्रदेश भर में हमने हर जनपद को एक नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। नदी संस्कृति फिर से जीवित हो, एक एक नदी हर जिले के अंदर पुनर्जीवित होगी और वृक्षारोपण इस बार नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में होगा, हाईवे और एक्सप्रेसवे के तटवर्ती क्षेत्रों में होगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग पर्यावरण की समस्या से मुक्त करेंगे और हरा भरा वातावरण देकर के आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद और मंगलमय जीवन देने की कामना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए एक पेड़ मां के नाम के साथ जुड़ने के लिए आपका अभिनंदन, आपसे अपील है, आप भी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना। और आइए अब देखते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उससे जुड़ी कुछ अहम खबरें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 1 दशक से ज्यादा सरकार ने गरीब कल्याण की दिशा में बेहद प्रतिबद्धता से काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन शैली में व्यापक सुधार भी आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए एनडीए सरकार में बीते 11 साल में गरीब कल्याण की तस्वीर को सामने रखा है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि बीते 11 साल में उनकी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां न सिर्फ अभूतपूर्व हैं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को आसान बनाने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि देश को आगे ले जाने के अपने इन प्रयासों के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जरूर हासिल किया जा सकेगा। पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे, बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं, हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है।
वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। और वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कटरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को कटरा रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कटरा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का भी शुभारंभ करेंगे। रेल मंत्री ने कहा कि हमारे तकनीकी विभाग को चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का कार्य पूरा करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम इस कठिन कार्य को भी पूरा कर पाए। चिनाब का ब्रिज एक टेक्निकल, बहुत बड़ा एक टेक्निकल मार्वेल है। इसको बनाने में कई तरह की चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड, 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिज़ाइन है। यानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से इसका डिज़ाइन किया गया है। इसकी फाउंडेशन देखो, अगर आप फाउंडेशन फुटबॉल फील्ड के आधे के बराबर है। 30,000 टन स्टील लगा है। और वहीं उत्तर रेलवे ने श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की नियमित सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा 7 जून 2025 से शुरू होगी और सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएगी, जिससे कश्मीर घाटी और कटरा के बीच तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 2 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें इस रूट पर चलेंगी, जिनमें श्रीनगर और कटरा के बीच यात्रा के दौरान बनिहाल एकमात्र स्टॉप होगा। रेलवे के इस फैसले से एक ओर जहां श्रद्धालुओं को कटरा की यात्रा में सुविधा होगी, वहीं दूसरी ओर ये सेवा पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और श्रीनगर कटरा मार्ग पर तेज और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगी। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी है और इसी के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटियाला पहुंचे। पटियाला के राजपुरा में उन्होंने किसान चौपाल में किसानों से संवाद किया और ट्रैक्टर भी जलाया। उन्होंने कहा कि चौपाल में किसानों के साथ बैठकर सीधी बात होती है और इस दौरान कृषि मंत्री ने खेती में नए शोध और नई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर किसानों से चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि नई तकनीक के प्रयोग से बुआई से पानी की बचत होगी, लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। इस दौरान कृषि मंत्री केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कृषि विश्वविद्यालय समेत अन्य केंद्रों के एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करने पर जोर दिया। आज भारत के अन्न के भंडार भरे हैं, हम दुनिया में भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को और कैसे लाभ मिल सके ये प्रयत्न करना आवश्यक है। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हमारा मंत्र है, एक देश, एक कृषि, एक टीम, 1 कंट्री 1 एग्रीकल्चर 1 टीम। और 1 टीम का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, केवीके, उन्नतशील किसान, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो पूरे देश में मिलकर सब निकल रहे हैं ताकि गांव-गांव किसानों के बीच में जाएं और किसानों को नए शोध, रिसर्च उनसे अवगत कराएं और किसान जो तकलीफ महसूस कर रहा है वो सरकार और वैज्ञानिकों तक पहुंचे ताकि नए रिसर्च हो सकें, शोध हो सकें और कृषि के क्षेत्र में नीति बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखा जाए। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार द्वारा मुक्ति संग्राम से जुड़ी अधिसूचना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में विवाद छिड़ गया है। इस अधिसूचना में वीर मुक्ति योद्धा और स्वतंत्रता संग्राम सहयोगी की नई परिभाषा दी गई, जिसमें मुजीबनगर सरकार का उल्लेख तो है ही, लेकिन कई जगहों पर राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का सीधा उल्लेख हटाए जाने पर सवाल भी उठ रहे हैं। मुजीबनगर सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विधायक, कर्मचारी और अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सहयोगी माने जाते हैं,
लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस सरकार के केंद्रीय सदस्य जैसे शेख मुजीब, ताजुद्दीन अहमद और सैयद नजरुल इस्लाम स्वतंत्रता संग्राम के सर्वोच्च नेता थे। ऐसे में उनके नाम हटाना ऐतिहासिक सच्चाई को झुठलाने जैसा है। हालांकि मुक्ति संग्राम मामलों के मंत्रालय के सलाहकार फारूक आजम ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि शेख मुजीब और ताजुद्दीन अहमद की भूमिका वीर मुक्ति योद्धा से कहीं अधिक है। उन्होंने मीडिया में चल रही भ्रम फैलाने वाली खबरों को तथ्यहीन बताया। मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग ने इस पर एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि मुजीबनगर सरकार के नेताओं की स्थिति को कमजोर नहीं किया गया है और न ही उनकी मान्यता रद्द की गई है। बयान में मीडिया पर अधिसूचना की गलत व्याख्या करने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं वाम लोकतांत्रिक गठबंधन ने सरकार से मांग की है कि वो स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषा पर मचे विवाद को तत्काल स्पष्ट करें, जिससे मुक्ति संग्राम की भावना विवादों में ना घिरे। इससे पहले बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने नए डिजाइन के साथ नए करेंसी नोट भी जारी किए, जिनमें बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।